Starting with this lecture, this is the second part of second law of thermodynamics practice. This will be more than enough for you guys to be prepared for the GATE examinations, provided you guys are practicing the previous year's question paper of GATE from this particular topic. इसके बाद like I will provide from different sources. I have few PDF also, जिसको मैं PDF बना के जो PDF अभी है नहीं बुक है उसका PDF बना के भेज दूंगा. Like कुछ पुराने भी materials है. Those materials are having immense number of questions for practice. तो आप practice के लिए कभी भी इसको आप मैं दे दूंगा, आप practice करते रहो. So in this particular case, let us start with this question, guys. And we have what we have here is a heat engine. ध्यान सुनना और समझना क्वेश्चन को. A heat engine operates between three reservoirs. The reservoir 1 is at 550 Kelvin, reservoir 2 is at 450 Kelvin, and reservoir 3 is at 350 Kelvin. For every cycle, the engine accepts 100 kilojoule from R1 and rejects 60 kilojoule into R2 and 30 kilojoule into R3. तो reject कर रहा है 60 और 30 और 100 से accept कर रहा है. So they have asked what is the engine efficiency. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्वेश्चन इजी है, एक बार में आंसर आता है, लेकिन एक सावधानी भी देखना है कि लाइक यू डू नॉट हैव टू कमिट मिस्टेक्स regarding the options given to us. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस, am I audible to all of you guys? सुनाई दे रहा है all of you? Anyone having any problem? Guys? Yes sir. Yes sir. ठीक है. तो चलो ये एक रिजर्वर से हीट लेता है, बाकी दो रिजर्वर पे हीट को ये ट्रांसफर कर देता है, यानी कि रिजेक्ट कर देता है. तो ये हीट ले रहा है, this heat is being accepted at 100 kilojoule from R1. So R1 is at 550 Kelvin. This is the R1 and this is 550 Kelvin. Fine. R2 is at 450 Kelvin. R3 is at 350 Kelvin. तो यहाँ से आ जाएगा 450 Kelvin. 450 Kelvin and this is R2 and यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी रिजेक्ट कर रहा है guys, and this is R3 which is 350 Kelvin. Fine. For every cycle, the engine accepts 100 kilojoule from R1, 100 kilojoule का हीट लेता है ये, और रिजेक्ट कर दे रहा है 60 into R2 पे, 60 किलोजूल रिजेक्ट कर रहा है और 30 किलोजूल रिजेक्ट कर दे रहा है 350 केल्विन वाले रिजर्वर. इंजन एफिशिएंसी पूछा. तो यहाँ से वर्क निकालना मेरे को इजी है. देखो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन देख के हम लोग को लगेगा एज ए साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट हम लोग सोचेंगे कि हीट एक्सेप्टेंस या हीट सप्लाई तो दिया हुआ, हीट रिजेक्टेड भी दिया हुआ है, तो QR1 या QR2 बोल दो, या फिर ठीक है QR1 और QR2 बोल दो, या फिर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएंगे तो QR एंड QR डैश बोल दो. तो दो तरफ हीट रिजेक्ट कर रहे हैं QR डैश QR. तो वर्क क्या होता है कि टोटल एनर्जी इनपुट में से जितना निकाल दिया तो बचा हुआ पार्ट वर्क किया होगा गाइस, यानी कि हीट सप्लाई में से अगर हीट रिजेक्टेड माइनस कर दो तो 100 किलो जूल में से माइनस कर दोगे 60 प्लस 30 ऐसे. 60 प्लस 30 क्या हुआ, टोटल हीट रिजेक्टेड. Q1 100 किलो जूल इज द टोटल हीट सप्लाई टू द इंजन. तो ये आ जाएगा आपके पास 10 किलो जूल. वर्क डन 10 किलो जूल है, एफिशिएंसी निकालने बोला है, तो वर्क डन बाय हीट सप्लाई करोगे तो हीट सप्लाई टोटल इज 100 किलो जूल, तो 10 बाय 100 कर दोगे ये 0.1 आ जाएगा. आंसर भी 0.1 है, नो प्रॉब्लम. वर्क किया जितना हीट सप्लाई किया ठीक. लेकिन अभी हमारे केस में यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, कैन नॉट बी डिफाइंड बोलकर भी एक पर्टिकुलर है, एक ऑप्शन है जिसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है. कैन नॉट बी डिफाइंड का मतलब है कि वेदर ये जो साइक्लिक या जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एन इंजन, ये क्या फिजिबल है या नहीं. ये थोड़ा सा एंट्रोपी का कंसेप्ट में लेके आता हूँ. सिंस यू गाइस हैव स्टार्टेड वाचिंग द एंट्रोपी लेक्चर्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी होता है डेल क्यू बाई टी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर अ साइक्लिक डिवाइस. तो डेल क्यू बाई टी जब 0 हो जाता है तो वो रिवर्सिबल साइकिल है, और डेल क्यू बाई टी अगर लेस देन 0 होता है तो वो इरिवर्सिबल साइकिल है. ऐसे केस में अगर आपको ऑप्शन ऐसा कुछ दिख रहा है गाइस, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट चेक वेदर द साइकिल इज फिजिबल और नॉट इज. पहले हम लोग को ये चेक करना है. साइकिल का फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग डेल क्यू बाई टी चेक करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करते जाए.
डेल क्यू मतलब है कि हीट इंटरेक्शन अपॉन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द हीट इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे 100 किलो जूल का इंटरेक्शन 550 केल्विन से हो रहा है, तो सप्लाई है, तो प्लस 100 किलो जूल एट 550 केल्विन माइनस, यहाँ से देखो तो ये टोटल डेल क्यू बाई टी जो है इंटीग्रेशन साइड में किया हुआ है, माइनस 60/450, माइनस साइन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्लस होता है यहाँ पे, बट माइनस इसलिए क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है, और माइनस 30 डिवाइडेड बाई 350। यहाँ से आप लोग एक बार कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी बताओ तो गाइस कितना आ रहा है आप लोग को, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, जल्दी बताओ प्लीज। -0.037। -0.037 ऐसा आ रहा है, यानी कि सिंस डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 है, ये साइकिल फिजिबल है और इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल साइकिल, इससे पहले कहीं पे लिखा नहीं है, सीधा लिखा हुआ हीट इंजन। रिवर्सिबल हीट इंजन बोलता तो अपने आप ये 0 हो जाता, ये रिवर्सिबल इंजन के लिए हो रहा है, ये इरिवर्सिबल। फिजिबल क्यों है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि साइक्लिक डिवाइसेस में डेल क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज प्रोसेस इनइक्वालिटी ऑफ व्हाट एंट्रोपी। सो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है गाइस, यहाँ फिजिबल है, इरिवर्सिबल। अगर ये ऑप्शन की जगह दूसरा कोई वैल्यू रहता है तो हम लोग डायरेक्टली ये करते, लेकिन सिंस हमारे पास एक चांस है कि गलती हो सकता है, कुछ लाइक कैन नॉट बी डिफाइंड भी आंसर हो सकता है, अगर ये इनफिजिबल होता, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता तब तो ये इनफिजिबल होता, अगर ये इनफिजिबल होता तो आंसर डिफाइंड कैन नॉट बी डिफाइंड। Am I clear to all of you in this class? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग को फोकस कभी कभी ऑप्शंस को देख के भी समझना है, सीखना है कि लाइक हम लोग क्या गलत कर सकते हैं। So let us move ahead. One of the very good questions out here. This is one of the very good questions that I have with myself at this moment, and I would rate it 5 star for this GATE examination. Important question is, पूछा है determine the ratio of engine efficiency shown in figure। एक फिगर में इंजन बनाया हुआ है, कुछ भी एक साइकिल बना दिया हुआ है, क्लॉकवाइज साइकिल है तो ये डेफिनेटली इंजन होगा, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होगा। तो द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट ऑफ इंजन, रेशियो निकालना है किसका किसका, एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन टू द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर्स TH एंड TC। ठीक है गाइस, अब ध्यान से सुनो पहले, तो हम लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, इसको क्रिटिकल लेवल में मैं मानता हूँ, तो इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को लाइक हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन देखो हम लोग के पास क्या क्या है, हमारे पास कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी तो निकालना इजी है, सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन निकाल सकते हैं बिकॉज टेम्परेचर लिमिट्स TH और TC के बीच में काम कर रहा है, इसके और इसके बीच में अगर कोई कार्नोट होता तो कितना एफिशिएंसी होता, सो दिस वुड बी 1 माइनस TC/TH होता ना गाइस, ऑल ऑफ यू मतलब कार्नोट इंजन है तो सिंस टेम्परेचर के साथ इसका बन जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी दिस मच। अब आ रहा है कि हमारे पास ये साइकिल, इसका एफिशिएंसी निकालो, तो हमारे पास तो ऑब्जर्वेशन में अगेन फिर से देखो कि ये प्लॉट आपको TS प्लॉट दिया हुआ है, PV नहीं है, TS डायग्राम। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एफिशिएंसी ऑफ इंजन का निकालते हैं तो वो होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। वर्क डन विल बी, जैसे कि इंजन कैसे होता है गाइस, ऐसे होता है, हीट सप्लाई आता है, हीट रिजेक्ट होता है गाइस, तो वर्क मिलता है, तो यहाँ से हम लोग वर्क को लिख देते हैं QS माइनस QR, तो हम लोग QS माइनस QR लिख सकते हैं गाइस डिवाइडेड बाय QS, और एम है, ऑब्जेक्टिव है हम लोग को निकालने का, क्या है, क्या फाइंड करना है कि एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, ये निकालना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ोगे, अगर आप सकते हो करने के लिए क्वेश्चन, अगर आप सकते हो करने के लिए, तब क्या प्रॉब्लम आ सकता है ये भी मैं बताऊंगा कि आप कहाँ सिली मिस्टेक करके आगे बढ़ जाते हो, वेयर यू विल बी जस्ट एन इंच अवे फ्रॉम हैविंग द प्रॉपर आंसर, करेक्ट आंसर। एक बात बताओ गाइस, थोड़ा सा जगह लेता हूँ मैं आप लोग को, थोड़ा थ्रो यू बैक इनटू द पास्ट एंड देन आई विल revise you about the concept that we have previously studied, that work done in a closed system या फिर work done in according to thermodynamics, the first law हम लोग को बताया था 1 to 2 क्या होता था PD का,
मतलब पीडीपी होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि वी कर्व में अगर हम लोग कोई भी प्रोसेस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर का जो एरिया आता था वो मुझे मिलता था क्या, दैट एरिया वुड बी द वर्क डन, है ना? अभी हम लोग जब एंट्रोपी पढ़ेंगे तो एंट्रोपी में Q इज इक्वल टू होता है TDS, 1 to 2, यानी कि TS डायग्राम में अगर कोई प्रोसेस है और एंट्रोपी एक्सिस के साथ जो भी एरिया बनेगा वो मुझे हीट देगा, हीट इंटीग्रेशन। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? बोलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। तो अभी इस केस में ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। आई वांट टू हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस कि आपको क्लियर है ये बात, दोनों चीज, ये तो क्लियर है ये, Yes, sir. ऑल ऑफ यू दिस Yes, क्लास, sir. ठीक है? अब हमारे पास क्या क्या है चीज, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मेरे पास हीट सप्लाई, यानी कि मैं मान सकता हूँ कि 2 to 3 हीट सप्लाई हो रहा है, 3 to 1 जो है हीट रिजेक्ट हो रहा है, समझो ऐसा करके, ठीक है? उसके अंदर का एरिया निकाल लेते हैं, तो हम लोग को वर्क डन ये जो है Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्टेड बाय QS, तो हम लोग एक एक बारी से करते हैं कि हम लोग हीट सप्लाई निकालते हैं पहले। तो हीट सप्लाई का एरिया क्या है, देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ से देखो, और एरिया हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास हीट सप्लाई का एरिया, पहला तो ये ट्रायंगल बन रहा है guys, और ट्रायंगल के नीचे यहाँ से, और मैं इसको जोड़ देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देता हूँ अगर, ये पूरा येलो कलर में जो येलो कलर का जो शेड या हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, दिस पर्टिकुलर येलो एरिया इज द एरिया विच गिव्स यू व्हाट, द हीट इंटरेक्शन अंडर 2 to 3 वेज। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है? TC से 1 से लेकर Yes, 2 sir. में तक कोई हीट इंटरेक्शन है ही नहीं, 2 से 3 में हीट इंटरेक्शन है, वो हीट सप्लाई हो सकता है। तो हम इसको दो पार्ट में जोड़ देते हैं, इसको एरिया 1, और इसके अंदर का, इसके नीचे का अंदर ये जो रेक्टेंगल मिल रहा है इसको पूरा एरिया 2 मान लेते हैं। तो ये एरिया 1 प्लस एरिया 2 कर देंगे तो हीट सप्लाई मिल जाएगा। एरिया 1 ट्राइंगल है गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका बेस अगर हम लोग ये मान लो और हाइट अगर ये मान लो, या बेस इसको मान लो हाइट इसको मान लो, बात एक ही है। तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मिलता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ इंटू बेस TH माइनस TI, और हाइट कितना है S3 माइनस S1, S3 माइनस S2 भी लिख सकते हो, S1 भी लिख सकते हो, बस वॉट एवर यू फील। लेकिन हाँ, सब में वही यूज करना, अगर हाइट ये डिफरेंस S3 माइनस S1 ही यूज करना, अगर S3 माइनस S1 यूज कर रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं होने की। और प्लस एरिया ऑफ 2, दिस एरिया, दिस एंटायर एरिया, वो कहाँ से हो रहा है, TI पे हो रहा है। देखो तो उसका एक विड्थ TI है, या सॉरी हाइट TI है, और विड्थ S3 माइनस S1, तो हाइट TI है और विड्थ S3 माइनस S1। ऐसे केस में क्या होता है, S3 माइनस S1 जो है कॉमन निकल आएगा बाहर, S3 माइनस S1, तो बच गया मेरे पास क्या, हाफ ऑफ दिस, तो हाफ ऑफ TH माइनस TI, तो TH बाई 2 माइनस TI बाई 2, और यहाँ पे प्लस TI रह जाएगा guys, ठीक है? तो S3 माइनस S1, और यहाँ से माइनस TI बाई 2 प्लस TI है, तो TH बाई 2 माइनस TI बाई 2 प्लस TI, तो हाफ ऑफ TI बच जाएगा guys, तो 2 कॉमन बाहर निकाल लो, S3 माइनस S1 रह जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा TH प्लस TI। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हीट सप्लाई आ गया। इज इट क्लियर गाइस? कोई डाउट है तो बोलो। ऑल ऑफ यू इन दिस No, sir. क्लास क्लियर है? सब किसी को क्लियर है यहाँ पे फिलहाल जितने लोग हैं? ऑल ऑफ यू गाइस Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग को हीट रिजेक्ट निकालना है गाइस, तो हीट रिजेक्ट मान लो 3 to 1 वाले प्रोसेस में हो रहा है, तब वहां का एरिया हमारे पास ये होगा गाइस, एरिया अंडर द प्रोसेस विद द एंट्रोपी पार्ट, हमारे पास आ जाएगा गाइस यहाँ से। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट ये हो जाएगा, एक ये और एक रेक्टेंगल फिर से आएगा और एक ट्रायंगल फिर से आएगा, तो हमारे पास हीट रिजेक्टेड होगी, कितना आ रहा है बस, हीट रिजेक्टेड अभी आएगा, एरिया फिर से, एरिया को 3 मान लेते हैं और ये एरिया को 4 मान लेते हैं,
एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4। एरिया ऑफ 3 फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आप मान लो S3 माइनस S1, या बेस मान लो TI माइनस TC, TI माइनस TC, और हाइट आ रहा है आपका S3 माइनस S1। फाइन। एरिया ऑफ 4, 4 कितना है TC पे, तो TC पे चल रहा है, कहाँ से काटेगा S3 माइनस S1। यहाँ से S3 माइनस S1 फिर से कॉमन आएगा गाइस, और क्या बच जाएगा, हाफ ऑफ TI माइनस TC प्लस TC। तो सेम चीज होगा, माइनस हाफ TC TI बाई 2 माइनस TC बाई 2 प्लस TC। तो TI प्लस TC हो जाएगा गाइस, बाई 2 होता तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, S3 माइनस S1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू अगेन, जिसको डाउट है पूछना। हाँ ठीक है, तो QS निकल गया, QR निकल गया, तो एफिशिएंसी ऑफ दिस गिवन इंजन कितना हो जाएगा गाइस, QS माइनस QR, QS माइनस QR अपॉन QS। तो QS माइनस QR, हाफ ऑफ S3 माइनस S1, हाफ ऑफ S3 माइनस S1 दोनों से कॉमन है गाइस, तो हाफ ऑफ S3 माइनस S1 कॉमन निकाल लें, और QS माइनस QR कर रहे हैं, तो TH प्लस TI माइनस TI प्लस TC। देख लो, TH प्लस TI माइनस ऑफ TI प्लस TC, तो TH प्लस TI माइनस TI माइनस TC डिवाइडेड बाय, ऐसे होगा गाइस, ऊपर तो QS माइनस QR कर दिया मैंने, हाफ ऑफ S3 माइनस S1 कॉमन, इसलिए मैंने बोला S3 माइनस S1 एक बार लोगे तो कांस्टेंट वही लेते जाना, क्योंकि कॉमन आते जाएगा। और हीट सप्लाइड कितना है गाइस, हाफ ऑफ S3 माइनस S1 TH प्लस TI, S3 माइनस S1 हाफ हाफ कैंसिल हो गया गाइस, तो बचा क्या, TI TI भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या, TH माइनस TC, TH प्लस TI। ऐसे होगा। अब क्या होगा कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट इस चीज को अगर इतने नॉलेज से अगर कर रहा है, और ये लंबा सा चीज आप करते जा रहे हो, और क्वेश्चन का ध्यान, आपका कंसंट्रेशन क्वेश्चन से अगर हट जाता है, और एफिशिएंसी ऑफ इंजन आपको ये आ जाती है, तो कभी कभी सिली मिस्टेक और या फिर रश में आप ऑप्शन ए मार के आ जाओ, क्योंकि वो आपके सामने आपने ये किया है, और आपको खुशी होगी कि ये एक्सप्रेशन आया है भाई ऑप्शन ए। हो सकता है रास्ते में भूल जाओ कि आपको रेशियो पूछा है, तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है गाइस, फोकस पूरा क्वेश्चन पे रहना चाहिए कि पूछा क्या है, निकाल तो रहे हैं, आपको ये खुशी होनी चाहिए कि लाइक हाँ वी आर क्लोज, TH प्लस TI आ रहा है, TH प्लस TI आ रहा है कहीं ना कहीं, मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शंस में TH प्लस TI इन द डिनोमिनेटर है। लेकिन एफिशिएंसी ऑफ इंजन ही नहीं पूछा है हम लोग से, एफिशिएंसी ऑफ इंजन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पूछा है बस। तो इंजन कितना है गाइस, ये गलत हो जाएगा आपका, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे TH इंजन है TH माइनस TC अपॉन TH प्लस TI डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कितना है गाइस, इसको हम लोग लिख सकते हैं TH माइनस TC अपॉन TH, कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, TH माइनस TC अपॉन TH, TH माइनस TC खत्म, ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर उठ के ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, इट विल बिकम TH डिवाइडेड बाय TH प्लस TI, इसलिए ऑप्शन सी होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सर ऑल ऑफ यू इन दिस Yes, sir. क्लास, क्लियर है सब किसी को, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सोचो कि आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर किसी को मन है कि हाँ मुझे बार वापस से प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते में कहीं कुछ डाउट आ गया तो आप मेरे से पूछ लें, बट मेरे को नहीं लगता है कि डाउट आना चाहिए, बिकॉज आप एरिया वाला कंसेप्ट को ध्यान रखो, उसको आप आगे लेके चलो, नो प्रॉब्लम, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू, Yes, sir. Yes. ये अनदर अनदर अमेजिंग क्वेश्चन, जो जिन्होंने रेडिएशन का अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट अगर है आपके पास, तो वो मिल जाएगा गाइस, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। रेडिएशन ऐसे क्लास 12 में था क्या गाइस आप लोग का फिजिक्स में, हायर सेकेंडरी, मेरे हिसाब से होना तो चाहिए, क्योंकि हीट ट्रांसफर के बारे में कुछ तो पढ़ाता है, कंडक्शन कन्वेक्शन सब कुछ के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस वी हैव हियर, वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग क्वेश्चंस गाइस, ये क्वेश्चन आप शायद मैं बोलूंगा पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एबिलिटी चाहिए आपको, मैनिपुलेशन या फिर आपको ये करनी, लाइक इन ऑर्डर टू हैव
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या फिर क्वेश्चन को समझ के उसके बाद कैसे आप चीज़ों को इक्वेशंस को मैनिपुलेट करेंगे वो निकालें। अच्छा क्वेश्चन है। इट सेज, और पहला बात तो ध्यान दे दो कि पहला बात बोल ही दिया कि रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो रिवर्सिबल हीट इंजन इज सैटेलाइट, सैटेलाइट पे लगा हुआ है, कुछ इंजन कहीं कुछ काम कर रहा है, किसी कहीं पे वर्क सप्लाई कर रहा होगा बिटवीन ए हॉट रिजॉल्वर एट टेम्परेचर T1, यानी कि सप्लाई जिससे होगा उसका टेम्परेचर T1 है, एंड ए रेडिएटिंग पैनल एट टेम्परेचर T2। ठीक है, तो T1 और T2 के बीच में वो काम कर रहा है। ऐसे मेरे लिए यहाँ से ऐसे आ जा रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है इंजन और यहाँ पे आ जा रहा है T2, तो T2 से रेडिएशन होके हीट रिजेक्ट हो रहा है इससे T1, और ये वर्क हो रहा है। Radiation from the panel is proportional to the area A, T4 to the power 4। आपको देखो ये गेट का क्वेश्चन आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। अगर आपसे ये इंजन का क्वेश्चन पूछा है तो कुछ ना कुछ आपसे ऐसा डेटा देगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको समझ में आए कि हाँ आप वहां तक पहुंचो कम से कम। तो रेडिएशन फ्रॉम द पैनल इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए एंड टेम्परेचर टू द पावर 4, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर 4 पे डिपेंड करता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर। The constant of proportionality is the Stephen-Boltzmann constant, sigma. The ratio of work output W to the temperature difference T1 minus T2। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हो सके तो अभी ही स्क्रीनशॉट ले लो बिफोर आई डू द एंटायर मैसअप विद द क्वेश्चन। लिखते लिखते रफ वर्क करते करते तो आप अभी से ले लो इसको, क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना। ध्यान से सुनना, आपको रेशियो ऑफ वर्क एम है हम लोग का कि वर्क निकालेंगे जो इंजन देगा अपॉन हम लोग कितना हीट, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रिजॉल्वर्स का। और रिवर्सिबल हीट इंजन है तो डेफिनेटली एक कार्नोट इंजन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। और सिंस हम लोग को वर्क का चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, तो हम लोग एफिशिएंसी क्या होता है कि कितना वर्क किया अपॉन हीट सप्लाइड Q1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना गाइस, इज इक्वल टू, सिंस टेम्परेचर लिमिट्स है तो टेम्परेचर लिमिट्स बैठा देंगे, तो हीट सप्लाई T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 ऐसे होगा। सिंस इट इज कार्नोट ये रिलेशन आएगा। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। फाइन, अब हम लोग को W बाय T1 माइनस T2 चाहिए। ठीक है, तो W बाय T1 माइनस T2 चाहिए, तो हम लोग क्या करें देखते हैं। मैं जैसे प्रैक्टिस किया था मैंने आपको वैसे समझा दे रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि आप दूसरे सोर्स से भी, दूसरे मेरे से भी अच्छा आप कुछ सोच के निकाल सकते हो कि हाँ ये ऐसा है। जरूरी नहीं कि आप मेरा ही चीज फॉलो कर लो, आप खुद से दिमाग लगाओ, खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करो, नो वरीज। सो W डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 ऊपर आएगा, Q1 ऊपर जाएगा। तो हम लोगों का नेचुरल इंस्टिंक्ट ये होता है कि हम लोग को जो चाहिए अगर वो मेरे पास पहले ही आ जाता है तो हम लोग लिख देते हैं Q1 बाय T2। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो, कोई डाउट है यहाँ पे? तो आप बोलोगे कि सर ये तो W T1 माइनस T2 आ गया, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमारे पास एक एम का चीज तो आ गया ये, अब हम लोग को सोचना है कि इसको कैसे बनाते हैं। और ऑप्शंस देखोगे तो डेफिनेटली हीट रिजेक्शन के फॉर्म में दे रहा है, क्योंकि रेडिएशन हीट ट्रांसफर के हिसाब से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया P टू द पावर 4। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है 5.678 ऐसे करके आता है, सिग्मा A T टू द पावर 4 ऐसे है, ये वॉट मीटर। अगर एरिया नीचे ले जाता है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये आ रहा है बस, T4 नहीं T टू द पावर 4 है। इस केस में हीट रिजेक्शन Q2 हो रहा है, तो अगर Q2 होगा तो वो हो जाएगा T टू द पावर 4, बिकॉज Q2 पे रेडिएशन हो रहा है। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं W T1 माइनस T2। Q1 की जगह Q1, सिंस Q1 आता है तो दो पार्ट में बढ़ जा रहा है W और Q2, तो हम लोग W प्लस Q2 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय T2। एनी डाउट एनीवन सो फार? अपॉन T1 है, सॉरी T2। तो हम लोग एक काम करते हैं, W बाय T1 माइनस T2, इसको हम लोग लिख देते हैं W बाय T1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय T1। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, कैसे? क्योंकि Q2 इज नथिंग बट सिग्मा A T टू पावर 4, इस फॉर्म में आना तो चाहिए राइट हैंड साइड में कुछ, तो हम लोग हाँ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन यस। लेकिन W यहाँ फिर से अपीयर हो जा रहा है, तो W के साथ वापस ले आते हैं, तो W बाय T1 माइनस T2
माइनस डब्ल्यू बाई टी वन कर देते हैं इज इक्वल टू क्यू टू बाई टी वन, ऐसे। फाइन। और आप देखोगे ऑप्शन में कुछ सिग्मा ए टी टू के फॉर्म में है गाइस, ठीक है, तो टी टू के फॉर्म में है कुछ, तो टी टू के फॉर्म में आना चाहिए, तो टी टू के फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ टी वन भी आ रहा है। लेकिन आप देखोगे कि अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो अगर टी वन माइनस टी टू अगर ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों तरफ से क्या हो जाएगा गाइस, टी वन कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू है टी वन माइनस टी टू रहेगा फॉर श्योर। अब क्या है, यहाँ टी वन माइनस टी टू, यहाँ टी वन है, इसलिए यहाँ टी वन आ जाएगा, माइनस क्या होगा गाइस, इसमें क्या हो जाएगा टी वन माइनस टी टू। तो अब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे डब्ल्यू टी वन माइनस टी वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डब्ल्यू इंटू टी टू हो जाएगा गाइस, और नीचे बच जाएगा टी वन माइनस टी टू। वेरी नाइस। Q2 की जगह हम लोग लिखेंगे सिग्मा ए टी टू टू पावर 4, नीचे टी वन कैंसिल, डब्ल्यू बाई टी वन चाहिए, तो यहाँ से हम लोग को डब्ल्यू बाई टी वन हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू चाहिए, और यहाँ पे टी टू है, ऊपर टी टू मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा ए टी टू टू पावर 4 है, तो टी टू टू पावर 4 से एक टी टू कैंसिल हो जाएगा, तो टी टू टू पावर क्यूब आ जाएगा, टी टू पावर क्यूब आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एंड दिस इज आवर 2 मार्क्स वी गॉट। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Am I clear? Am I clear all of you guys in this class? समझ में आया है आपको अच्छे से? कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज, एनीवन? Yes, sir. कोई डाउट है तो बता। ऑल ऑफ यू क्लियर है? अच्छा था क्वेश्चन। Yes, sir. अब एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। हीट इंजन नहीं बोला है रिवर्सिबल है या कुछ है, हीट इंजन बोल रहा है, ऑपरेट्स बिटवीन एन इनफाइनाइट रिजर्वर एट 800 डिग्री सेल्सियस एंड ए बॉडी बी। The temperature of the body B remains constant at 550 degrees Celsius. Heat transfer to the engine E1 is 900 kJ and work output is 200 kJ. Easy question, बहुत easy question. 1 star will नहीं मिलेगा इसमें. And another engine operates between the body B. Another engine too operates between the body B and the atmospheric pressure at 27 degrees. Heat rejected to the atmosphere is 350 kJ. Thermal efficiency of the engine E2 is, ठीक है भाई, तो हम लोग को क्या है, पहला इंजन हम लोग को 800 डिग्री सेल्सियस से ले रहा है कुछ, तो ऑपरेट्स बिटवीन एन इनफाइनाइट रिजर्वर 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ से ले रहा है, और एक बॉडी बी है इंजन E1, ये बॉडी बी पे जा रहा है, बॉडी बी पे रिजेक्ट है। हम लोग को क्या निकालना, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन को, तो बॉडी बी से, और बॉडी बी कितना पे 550 डिग्री सेल्सियस, फाइन, और यहाँ पे इंजन E2 है, लेकिन हम लोग को ये नहीं बोल रहा है कि इंजन रिवर्सिबल है या क्या है, इससे ध्यान देना। उसके बाद ये E2 जो है रिजेक्ट कर दे रहा है 27 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर में, तो दोनों वर्क प्रोड्यूस कर रहा हो, वर्क वन वर्क टू, ये लिया, सिंपल सा चीज है। इंजन वन पे ये 900 किलो जूल यानी कि 900 किलो जूल सप्लाई हो रहा है इंजन E1 को फ्रॉम द सोर्स, एंड वर्क आउटपुट इज 200 किलो जूल, तो डेफिनेटली दे इट विल बी रिजेक्टिंग हाउ मच, 700 किलो। अब ये जो बी है, ये जो आपका बॉडी बी है, इसमें रिजेक्ट कर रहा है 700 किलो, इसका जो टेम्परेचर ना बढ़े, सेम टेम्परेचर पे मेंटेन रहे, तो 700 किलो जूल जो आएगा, 700 किलो जूल इसको दे देगा, एंड हीट रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर बाय द इंजन 2 350 किलो जूल, तो वर्क कितना कर रहा होगा, 750 में से जितना 750 सप्लाई किया उसमें से 350 रिजेक्ट कर, 700 सप्लाई किया उसमें से 350 रिजेक्ट कर, तो 350 हम लोग को वर्क मिलेगा गाइस, तो डेफिनेटली एफिशिएंसी ऑफ इंजन 2 वर्क कितना मिला 350, और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 700, 1/2, इसका बड़ा क्वेश्चन देख के कभी भी घबराना मत। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव सॉल्व्ड इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, let's see this. A heat pump which operates in a cycle extracts heat energy from a cold reservoir and supplies the same amount of energy to the hot reservoir. Which of the following statements hold true for this process? या statements hold for this process यानी कि सही है हमारे। तो this process violates both first law and the second law.
This process violates the first law but not the second law. This process violates the second law but not the first law. This process does not violate both of the first and second law. सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हीट पंप है गाइस, तो यहाँ पे अगर हम लोग हीट पंप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो कोड ये से लेता है गाइस, Q2 लेता है ये T2 से, और T1 पे सप्लाई कर देता है Q1 पे, लेकिन इसको वर्क चाहिए, इसमें वर्क लेना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो extracts heat energy from the cold reservoir and supplies the same amount of energy to the hot reservoir। इसका बोलने का मतलब है Q2 जो है वो Q1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि T1 T2 से जितना हीट निकाला उतना T1 को सप्लाई कर देगा। तो फर्स्ट लॉ तो बोलता है भाई कि जितना, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसका बोलने का मतलब है कि अगर ये 100 किलो जूल हीट कहीं से निकाला है, विड्रॉ किया है, और 100 किलो जूल ही सप्लाई कर देगा, तो बात तो सही है, एनर्जी कंजर्व है 100 से 100। फर्स्ट लॉ तो वायलेट नहीं कर रहा है। सेकंड लॉ में क्या है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? इट इज बिकॉज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्लॉसेस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ साइक्लिक डिवाइस which would work in a cycle to abstract या absorb heat from a lower temperature source या lower temperature body and reject it to a higher temperature body without the aid of या without any external help, यानी कि बिना वर्क का ये नहीं कर सकते। तो वर्क सप्लाई होना पड़ेगा, तो वर्क सप्लाई दोगे तो कभी भी Q2 Q1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि हमारा सेकेंड लॉ क्या हो रहा है? सेकेंड लॉ इज बीइंग वायलेटेड। So this process violates the second law but not the first law. Is it clear all of you? अच्छा सर, Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ, आगे कोई डाउट होगा तो बताना प्लीज। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। A cycle 1, 2, 3, 1 is proposed with the following processes: constant pressure expansion, number 2 to 3 reversible adiabatic expansion, 3 to 1 irreversible adiabatic expansion compression. Fine. Which one of the following statement is true? Cycle 1, 2, 3, 1 is proposed with the following processes: constant pressure expansion, reversible adiabatic expansion, and irreversible adiabatic compression. तो ध्यान से सुनना गाइस, मैं तो बताऊंगा आपको कि लाइक ये दोनों डायग्राम से बता देता हूँ अच्छे से। दोनों डायग्राम क्या है? एक तो पीवी और एक टीएस। एक पीवी ड्रॉ कर दिया और एक टीएस ड्रॉ कर दिया, एक टीएस भी ड्रॉ कर, साइड बाय साइड दोनों ड्रॉ करके दिखाते हैं क्या होगा। ये पीवी है और ये टीएस है। 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन हो रहा है। 1 to 2 फाइन। 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो कांस्टेंट प्रेशर तो डेफिनेटली पीवी में ऐसे होगा, और टीएस में कैसे होगा? क्योंकि टीएस में कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ ऐसे बनता है बस, ये 1 to 2 से जा रहा होगा। 1 to 2, 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक होगा तो 2 to 3 एकदम, यानी कि कांस्टेंट एंट्रोपी पे आ जाएगा ऐसे। फाइन। तो 2 to 3 इस केस में पीवी में हम लोग को मालूम है कि वो कुछ ऐसे आता है। दिस इज पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका 2 to 3 है। अब आता है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। 3 से 1 कंप्रेशन कर रहा है गाइस, और एडियाबेटिक कंप्रेशन है गाइस, ठीक है। तो पीवी टू द पावर गामा को तो फॉलो करेगा गाइस यहाँ पे, बट थोड़ा सा एंट्रोपी जनरेट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इरिवर्सिबल है गाइस। तो 3 to 1 कभी भी सेम, दो एडियाबेटिक कभी भी सेम पॉइंट पे नहीं मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं। आप ये 3 to 1 इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कैसा होता है? यहाँ से होता तो थोड़ा सा एंट्रोपी बढ़ जाता है कंप्रेशन करते समय, ऐसे करते। अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऐसे करते, तो इरिवर्सिबल हो जाएगा प्रोसेस, ऐसे रिवर्सिबल होता है। अब ये दोनों पॉइंट एक साथ शुरू होगा ही नहीं, तो साइकिल एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, साइकिल बनेगा ही नहीं मेरे पास।
तो सब साइकिल बनेगा ही नहीं, साइकिल इज इम्पॉसिबल, ऑब्वियसली साइकिल इज इम्पॉसिबल, ठीक है। साइकिल इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ऑब्वियसली, और साइकिल इज इम्पॉसिबल इन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब क्या है कि ये जितना हीट सप्लाई किया होगा फर्स्ट लॉ में, तो जरूरी नहीं है कि हीट सप्लाई तो किया गया और हीट ये पे एक्सपेंशन हुआ है तो यहाँ से वर्क मिला होगा, तो फर्स्ट लॉ होने का चांसेस कम है, बिकॉज फर्स्ट लॉ बोलता है कि नेट इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू नेट इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्क। लेकिन क्या है कि सब साइकिल बन ही नहीं रहा है हमारे पास, तो ये कभी भी एक इंजन को साइकिल बन ही नहीं रहा है, एक इंजन की तरह ये बिहेव ही नहीं करेगा मान लो, तो डेफिनेटली ये साइकिल किसको कर रहा है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो बनेगा ही नहीं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? कोई डाउट है तो बताओ, ऑल ऑफ यू कोई डाउट है? Yes, sir. ठीक है, जब मैं पूछता हूँ तो बताना भाई, हाँ, क्योंकि देखो आप लोग का जो रिस्पॉन्स होता है उसके उसके वजह से जो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, या फाइन यू आर डूइंग गुड, तो कॉन्फिडेंस से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि माय स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर डूइंग गुड, दे आर अंडरस्टैंडिंग, सो या डू दैट प्लीज सर। कोई डाउट होगा तो प्लीज वो भी पूछना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, अगेन बेस्ट क्वेश्चंस क्या मतलब, अच्छा क्वेश्चन में से मैं मानता हूँ ऐसे को 3 स्टार देता हूँ। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रिवर्सिबल, फोकस में इस सब पे ज्यादा देता हूँ ताकि आप ऐसी चीज भूलो नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन द टू थर्मल एनर्जी रिजॉल्वर इज 4। द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन operating between the same temperature limits is, वर्क के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये नहीं बोल रहा है कि इंजन जितना या फिर रेफ्रिजरेटर जितना वर्क कंज्यूम कर रहा होगा इंजन उतना ही सप्लाई कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा होगा इस, तो T1 पे ये रिजेक्ट कर रहा है मान लो रेफ्रिजरेटर, और T2 या लोअर टेम्परेचर से ले रहा होगा इस, तो मान लेते हैं इतना ऐसे जा रहा है तो यहाँ से हीट रिजेक्ट ऐसे ले रहा होगा, और T1 पे हीट रिजेक्ट कर रहा होगा बाय कंज्यूमिंग सर्टेन। अगर यही चीज अगर हम लोग इसको बोलें तो ये T1 पे हीट ले रहा है मान लो इंजन, और ये वर्क देगा मुझे, और T2 पे हीट रिजेक्ट करेगा, यही तो होगा ना गाइस, सिंपल। द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन बट ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, ऐसे ही होगा गाइस ऑल ऑफ यू, बोला तो कोई डाउट है नहीं ना? तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होगा सिंस इट इज रिवर्सिबल, तो लेता किससे है? T2 से, Q2 बाई डब्ल्यू आता है गाइस, Q2 बाई डब्ल्यू, तो Q2 T2 होगा गाइस, T2 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा होगा ऑल ऑफ यू? T1 minus T2. T1 माइनस T2। एक मिनट जस्ट एक चीज याद करो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Q2 बाई, ये तो T1 माइनस T2 आ जाएगा, वेरी नाइस। तो अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये Q2 बाई डब्ल्यू और एफिशिएंसी ऑफ इंजन ये हो जाएगा W बाई Q1, ये चाहिए, इज इक्वल टू कितना होगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ये होगा ऑल ऑफ, है ना? Yes, sir. तो मुझे क्या बोला है, Yes, रिवर्स sir. एफिशिएंसी इन परसेंटेज निकालने बोल रहा है मेरे को, जो भी आएगा एफिशिएंसी उसको परसेंटेज में लिखना है, इसलिए ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा, बट आपको सही से लिखना है। आप जीरो, अगर आपका 0.3 आ जाता है तो आपको 30% लिख के आना है, 0.3 लिख के आओगे तो खत्म है कहानी, जितना ही सही करो आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गैस, Q2 बाई डब्ल्यू, Q2 बाई डब्ल्यू कर रहे हैं हम, Q2 बाई डब्ल्यू, ये सीओपी हम लोग को 4 दिया हुआ है गैस, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसको हम लोग लिख देते हैं, चलो Q2 बाई डब्ल्यू जो है ये हमारे लिए 4 आ जाएगा, तो हम लोग को W और Q से ही रिलेशन, ये 4 आ गया, ठीक है। तो इन दिस केस ध्यान से सुनो तो गैस, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, Q2 को, तो क्या हो रहा है Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1 आ रहा है, तो हम लोग को Q1 चाहिए ना भाई, W बाई Q1, तो Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं गैस, देखो तो Q1 माइनस W क्या हो जाएगा, W, ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ से क्या आएगा Q1 बाई डब्ल्यू माइनस 1, W बाई डब्ल्यू इज 1, यहाँ से 4, तो क्या हो रहा है Q1 बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। अब हम लोग उल्टा कर दो,
W को ऊपर लिख दो तो नीचे Q1 आ जाएगा, तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 0.2 होगा, तो आंसर 20%। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई डाउट है? ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास कितने लोग हैं Yes, भाई? sir. कोई डाउट है तो बताइए Sir. प्लीज। ठीक है, अब हमारे पास ये, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इसका क्वेश्चन क्या टाइम है, 3 क्वेश्चन है मेरे पास करने को। कॉमन डेटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इजी है, नो प्रॉब्लम। Two reversible heat engines work between three thermal reservoirs T1, T2, and T3 respectively. ठीक है, engine E1 receives heat from reservoir at temperature T1 and rejects heat to the reservoir at temperature T2. ठीक है, तो T1 और T2 के बीच में एक इंजन काम करेगा, E1 और T2 के बीच में एक इंजन E1 काम कर रहा है, और यहाँ से ऐसे कर रहा है, T1 से सप्लाई ले रहा है, T2 पे रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंजन E2 रिसीव्स हीट फ्रॉम द रिजर्वर एट T2, इससे हीट रिजेक्ट लेता है एंड रिजेक्ट्स हीट टू द रिजर्वर एट टेम्परेचर T3। T2 लेता है या T3 पे रिजेक्ट भी करता है। Assume that the heat rejected by engine, assume करने बोल रहा है आपको, assume करो आराम से, that the heat rejected by the engine E1 is equal to the heat input to engine E2, यानी कि ये heat reject जितना कर रहा है, जैसे कि मान लो Q1, ये Q2 रिजेक्ट किया, Q2 रिजेक्ट किया तो Q2 एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो हीट इंजन 1 जो है वो जितना रिजेक्ट करेगा उतना ही एक्सेप्ट कर रहा है कौन, इंजन 2। ऑल द टेम्परेचर्स आर इन केल्विन एंड ऑल, सब कुछ है, यहाँ पे मान लो इसको Q3 बोलो। If the efficiencies of engine 1 and engine 2 are same, ये दोनों का एफिशिएंसी दोनों इंजन का एफिशिएंसी सेम है, तब द रिजर्वर टेम्परेचर T2, इसका रिलेशन T1 और T3 के टर्म्स में लिखना है। जैसे बोला है आप वैसे करते जाओ, क्या करना है, एफिशिएंसीज ऑफ इंजन E1 और E2 सेम बोल दिया भाई, चिंता क्या करना है, आगे बढ़ जाते हैं। और रिवर्सिबल इंजन बोला है तो कार्नोट है, तो कार्नोट का एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो एफिशिएंसी 1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी 2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T3 बाई T2। ऐसा होगा कि नहीं गाइस, बोलो। इंजन E2 सप्लाई T2 से हो रहा है, T3 को रिजेक्ट कर रहा है गाइस, तो 1 और 1 खत्म हो जाएगा से, और माइनस माइनस साइन भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2। T2 इधर चला जाएगा तो T2 स्क्वायर हो जाएगा, इधर T3 इंटू T1 हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे देगा T3 इंटू T1, काम खत्म, पहला आंसर है। ठीक है गाइस, अब दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू सो फार दिस वन, दिस पर्टिकुलर? Yes, sir. Yes, sir. इजी क्वेश्चन है, कुछ खास ये नहीं है। दूसरा बात यहाँ पे है कि इफ द वर्क डिलीवर्ड बाय इंजन्स E1 and E2 आर सेम, द रिजर्वर टेम्परेचर T2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब दोनों का इंजन का एफिशिएंसी नहीं, वर्क सेम है, तो वर्क सेम है, वर्क डन बाय इंजन 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंजन, इफ वर्क डिलीवर्ड बाय द इंजन्स 1 एंड सेम बोल रहा है इसमें, तो Q1 कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, Q1 माइनस Q2, और वर्क E2 क्या होगा, Q2 माइनस Q3, यही ना होगा भाई, Q1 माइनस Q2 से वर्क मिला 1 और Q2 माइनस Q3 से वर्क मिला 2, तो ठीक है, तो Q3 इधर ले आओ, Q2 को उधर ले जाओ, Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू, तो Q2 इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना। हम लोग को मालूम है कि कार्नोट इंजन में क्या होता है कि हीट ट्रांसफर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा ऑब्वियसली, तो इसमें Q जो है डायरेक्टली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, तो Q1 की जगह T1, Q3 की जगह T3 डिवाइड, आंसर आएगा, 4 मार्क्स मिल गया इसके बाद। इज इट फाइनल ऑफ यू? ठीक है, Yes, sir. इजी क्वेश्चन में से है, Yes, sir. घबराहट वाला बात नहीं है सब। Okay, let's go and let's move ahead to the new another question. A Carnot heat engine receives heat from a reservoir at 900 degrees Celsius at a rate of 800 kilojoule per minute. Minute को दिया हुआ है.
and rejects the waste heat to the ambient air at 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन पे बदलना पड़ सकता है, देखते हैं। कारनोट हीट इंजन है, ये भी फोकस करना। सबसे पहले पढ़ते समय मतलब अपने दोस्त के नाम से ज्यादा कारनोट को अच्छे से पहचान, है ना। जब आप अपने दोस्त को उतना अच्छे से नहीं पहचानो जितना कारनोट को कहीं जहां मिले कारनोट, जहां भी कारनोट देखे हमेशा ये याद रखना कि कारनोट इंजन होता है तो भाई रिवर्सिबल होता है, उसमें टी वन माइनस टी टू बाई टी वन हो जाता है, भाई टेम्परेचर के साथ रिलेशन बन जाता है एफिशिएंसी का, ऐसे दिमाग में रहना चाहिए। So the entire work output of the heat engine is used to drive a refrigerator that removes heat from the refrigerated space at minus 5 degrees Celsius and transfers it to the same ambient air at 27 degrees Celsius। ये क्वेश्चन पहले कराया है क्या मैंने? नहीं ना, नहीं करा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा कि लाइक हाँ उल्टा बना के, ठीक है। द मैक्सिमम रेट ऑफ हीट रिमूवल इन किलोजूल पर मिनट में पूछ रहा है। मैक्सिमम रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। है मैं क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, 900 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं? इंजन को। इंजन हीट ले रहा है कितना पे? 800 किलो जूल पर मिनट, और ये हीट रिजेक्ट कर दे रहा है गाइस 27 डिग्री सेल्सियस पे। थोड़ा सा बड़ा कर दो, दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्या कर रहा है? वर्क दे रहा है गाइस, वर्क दे रहा है, तो वर्क कौन ले रहा है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हीट रिजेक्ट किसको कर रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस को, सेम एम्बियंस। तो सेम एम्बियंस में कर रहा है, मैंने इसलिए रेफ्रिजरेटर को उल्टा बना दिया, और ये -5 डिग्री सेल्सियस से क्या ले रहा होगा? हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, इसको Q3 मान लेते हैं, इसको Q4 मान लेते हैं। तो कार्नोट इंजन है भाई, तो 900 डिग्री सेल्सियस, T1 जो है 900 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको अगर हम लोग केल्विन में लिखेंगे तो ये 1173 होगा। चेक करो तो किस डिग्री सेल्सियस में 1173 है। ऑल ऑफ यू बताना, मेरे से Yes, कभी sir. मिस्टेक हो सकता है। Yes, sir. T2 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन कितना होगा? ये तो होता है वर्क डन बाय हीट सप्लाई, कितना होता है गैस? T1 माइनस T2, तो डिवाइडेड बाय T1, 1173 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 1173 कितना आ रहा होगा? चेक करो तो गैस। So 74.42. 74.42 आ रहा है गैस। किसी को डाउट होगा तो बताना प्लीज, एनीवन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। तो 74.42 आ रहा है गैस। 74.42 सर परसेंटेज और कुछ है परसेंटेज 0.74। 0.7 ऐसे बोलना भाई अनिश, ठीक है। हाँ सर, परसेंटेज सर। परसेंटेज का अभी जरूरत नहीं है। W इज इक्वल टू Q1 इंटू एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 7.744 ऐसे लिख सकते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया। Q1 मिल जाएगा हम लोग को 800 है, तो 800 इंटू 0.744 इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इंजन। क्यों निकाल रहे हैं वर्क डन? बिकॉज ये वर्क रेफ्रिजरेटर खुद देता है। तो अभी हम लोग को बोल रहा है कि द मैक्सिमम रेट, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम रेट ऑफ हीट रिमूवल यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम चाहिए अगर हम लोग को, तो रेफ्रिजरेटर को कारनॉट होना पड़ेगा या रिवर्सिबल होना पड़ेगा। यानी कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फॉर मैक्सिमम हीट एक्सट्रैक्शन के लिए रेफ्रिजरेटर को COP जो होना चाहिए वो कारनॉट रेफ्रिजरेटर होना पड़ेगा। और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है Q3 अपॉन W। तो Q3 अपॉन W हम लोग को निकालना है Q3, W तो इस फॉर्म में लिख दिया था। COP कैसे लिखेंगे गैस? डिजायर्ड इफेक्ट -5 डिग्री सेल्सियस, तो 268 हो जाएगा गैस। देखो तो -5 डिग्री सेल्सियस कितना है? 268 है ना केल्विन, और 27 कितना है? 300 केल्विन। तो COP क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? Q3 वर्क डन। इसको हम लोग Q3 को यानी कि इसको Q3 लिख देते हैं, Q3 अपॉन वर्क डन। Q3 माइनस वर्क डन कितना होगा गाइस? Q4 माइनस Q3, तो क्या हो जाएगा गाइस? Q4 ये Q4 या Q3 ऐसे करके, यानी कि दिस माइनस दिस करके
तो T3 कितना है गाइस, ध्यान से सुनो। T3 is 268 और नीचे है 27 है। 27 ऑफ माइनस 5 32 हो जाएगा। आप इस 300 माइनस 268 करो तभी भी 32। 27 ऑफ माइनस 5 तभी भी 32 आएगा। तो Q3 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू, तो 268 डिवाइडेड बाय 32 इनटू 800 वर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 0.7 कितना होगा गाइस, चेक करो जल्दी बताओ। ये तो न्यूमेरिकल आंसर है। 4986 आ रहा है कुछ, देखो तो मुझे। So 4984.8 kilojoule. 4984.4 किलो जूल पर मिनट है। हाँ चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ यू गाइस क्लियर है सब किसी को क्वेश्चन का Yes, sir. डाउट है? तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करके देखो आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट, डू दिस एज अ होमवर्क, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का हो जाता है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है एंड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो बहुत सा अच्छा चैप्टर है और उसको हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी। कल भी थोड़ा सा लंबा क्लास लूंगा मैं, अब थोड़ा सा लंबा क्लासेस चालू हो जाएगा। आप लोग अपने सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते रहो। किसी 2 दिन में दे दूंगा सेमेस्टर का प्रिपरेशन करने के लिए आपको, लेकिन आई विल टेक लॉन्गर क्लासेस फॉर गेट एग्जामिनेशन। और मैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए जो है, जैसे कि कुछ है कुछ चीज़ों के बारे में प्रिपरेशन करना है, जैसे कि 7 सेमेस्टर ने बोला है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का न्यूमेरिकल्स कराने के लिए। आई विल फाइंड अ डे एंड डू इट लाइव, और कभी होगा तो लाइक अकॉर्डिंग टू माय कंफर्ट आई विल जस्ट रिकॉर्ड इट एंड अपलोड इट आल्सो। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? निहार ठीक है, Yes, sir. राइट? सो दिस इज फॉर नाउ।